Good morning, everyone. Myself, Mr. Ranjit sir. Today we are going to start the organic chemistry, that is the some basic principles and techniques. इस चैप्टर के नाम से हम लोग बोल सकते हैं that is the GOC. GOC means that is General Organic Chemistry. तो गाइस आज हम लोग चैनल है डायरेक्टली जोन केमिस्ट्री में मिस्टर रंजीत सर। तो इस चैनल पे हम लोग आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके बारे में स्टडी करें। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बोलूं इस चैप्टर के बारे में, तो ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बैकबोन चैप्टर होता है। अगर ये चैप्टर किसी स्टूडेंट को अच्छे से नहीं समझ में आता है तो आगे की जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं या ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म होती हैं वह समझने में काफी डिफिकल्टी होती है। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत इजी और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं प्रत्येक पॉइंट्स को बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करके हम सारे कंटेंट को टॉपिक वाइज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ जाता है तो आगे की ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत ही आसान हो जाएगी और बहुत इजीली तरीके से आप अपने ऑर्गेनिक रिएक्शन पे फोकस कर पाएंगे। ठीक है, चलो आज से स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले बात इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उस टॉपिक पर जरा एक बार फोकस करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू हम लोग इस टॉपिक पर टॉपिक वाइज स्टडी करें। ओके, चलो स्टार्ट देखते हैं। तो देखो जरा स्टूडेंट, अगर बात करें इस चैप्टर में पहले टॉपिक कोई भी चैप्टर है अगर केमिस्ट्री का हम लोग कोई भी चैप्टर उठाते हैं तो उस चैप्टर की सबसे पहली चीज हमें ये समझना होता है उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है ना, और जैसे हम इंट्रोडक्शन खत्म कर लेंगे, इंट्रोडक्शन को खत्म करते ही हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाइड्रोकार्बन क्या है ना, कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, है ना। और हाइड्रोकार्बन के बाद जैसे हम इसके बारे में स्टडी कर लेंगे तो हम लोग ये समझेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, कितने टाइप्स के हाइड्रोकार्बन पास। क्लियर। अच्छा, जैसे हाइड्रोकार्बन के टाइप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि तो ये हम लोग सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। और जैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन सीख लेंगे तो रिप्रेजेंटेशन के बाद ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर कैसे किए जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे रिप्रेजेंट लिखा जाता है। और जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर खत्म हो जाता है हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म क्या चीज है। क्लियर। वैसे भी अगर देखा जाए तो ये अलग अलग चैप्टर्स होते हैं लेकिन फिर भी हम लोग इसी, क्योंकि एक चैप्टर हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे ताकि आगे चल करके अगर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करते हैं तो हमें इस चैप्टर को पढ़ने की समस्या ना। ठीक है, और नोमेनक्लेचर से कंप्लीट कर लेंगे और आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लेंगे। फिर से ये जो चैप्टर है जहां से हम लोग जो बात करने वाले होंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म क्या चीज है। भाई ये चैप्टर जो है ना ये बहुत ये टॉपिक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को अगर हम अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो मैं ये बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर, चलो समझते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म समझ लो कि यूं कह लें कि मैं जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने के लिए ये अगर टॉपिक हमें नहीं आता है तो हम किसी भी हाल में ऑर्गेनिक रिएक्शन को कभी भी अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं, कभी भी अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। क्लियर। अच्छा, जैसे इसको हम सीख लेंगे तो हम लोग सीखेंगे भाई टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कितनी टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं। और जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से सेपरेट किए जाते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के दो मेथड हम लोग स्टडी करेंगे, एक एनालिटिकल मेथड और दूसरा क्या है क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं और इसमें इंट्रोडक्शन के साथ ही हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है किसी को इंट्रो
अगर इंट्रोडक्शन की बात कर ले, हम लोग ये सीखने वाले हैं कि देखो, इन द ह्यूमन बीइंग्स देयर वाज अ very difficult to know about how we can understand about the organic compounds. क्लियर? जैसा कि हमें ये पता है, हम लोग ये जानते थे या हमने ये किया है कि भाई जो नियर अबाउट 1780 के एप्रॉक्स, नियर अबाउट दैट इज 250 years एगो हमें ये पता था कि जो अर्थ में मिनरल्स होते हैं, यानी अर्थ में जो मिनरल्स होती हैं, इस मिनरल से जो एलिमेंट्स मिलते थे, इन एलिमेंट्स को अगर एक साथ मिला के, तो इस एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट्स मिलते थे, इन एलिमेंट्स से आगे हम लोग कंपाउंड के बारे में समझते हैं। जैसे अगर मान लो लोगों का मानना है कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाए तो हमें क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल सकता है, इसी तरीके से SO3 मिल सकता है, इसी तरीके से SO4 मिल सकता है। तो ऐसे कंपाउंड मिल सकते हैं। या फिर मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर दें तो हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन इसके साथ मिक्स कर दें NO के साथ, तो ये क्या बनता है, दैट इज NO एंड NO2 एंड दैट इज NO। तो इस तरीके के कंपाउंड, यानी कि ये जो है लोगों का मानना था कि अर्थ पे जो मिनरल्स होती है, उस मिनरल से एलिमेंट्स होते हैं और इस एलिमेंट से ही क्या बनते थे, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये सारे कंपाउंड कैसे होते हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में लोगों को पता था, लेकिन आगे चल करके ये चीज समझ में आने लगा कि इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, इनके अलावा भी कंपाउंड्स होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे मैं बताऊंगा वो कि भी इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा दैट इज DNA, RNA. This is a DNA and RNA. Perhaps you know about DNA and you know about RNA. That is deoxyribose, nucleic acid, and this is ribose nucleus. क्लियर? इसके अलावा आपने और क्या सुना होगा भी? अब देखो, ये डीऑक्सीराइबोस का क्या काम था, RNA का क्या काम था। यानी कि अगर बात करें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का अंतर जो वन जनरेशन को अदर जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, दैट इज DNA एज वेल एज RNA। क्लियर? तो RNA का क्या काम था, प्रोटीन सिंथेसिस करने का, और इससे क्या होते थे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा क्या उसको देखा गया, जैसे मान लो मेडिसिन। क्लियर? अगर मैं बात करूं इसके अलावा फ्यूल्स की अगर बात कर ले, जैसे LNG, CNG, और इसी तरीके से अगर बात करें पेट्रोल्स। दूसरी चीज अगर बात कर लिया जाए इसी तरीके से कि भाई फ्यूल्स हो गया, DNA, RNA, मेडिसिन हो गया, फ्यूल्स हो गया, और बात कर रहे हैं तो पॉलीमर्स। अगर पॉलीमर्स की बात करें, जैसे पॉलीथीन हो गया, कॉटन हो गया, बेकेलाइट हो गया। मतलब कि आज जो हम कपड़े पहन पा रहे हैं, है ना, ये जो मार्कर बना पा रहे हैं, या जो हम लोग यूं पहले की केबल तार वगैरह यूज कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसके बने होते हैं, पॉलीमर से बने होते हैं। इस तरीके से अगर बात कर लो, दैट इज द डाइस, दैट इज द कलरिंग सब्सटेंस। और इसी तरीके से अगर बात कर लो कि भाई मार्किंग सब्सटेंस,
वॉशिंग सब्सटेंस। अगर वॉशिंग सब्सटेंस की बात करें तो वॉशिंग सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया भाई, जैसे डिटर्जेंट एंड सॉल्ट, ठीक है। तो यूं कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनके बारे में इंफॉर्मेशन थी, यानी कब की बात किया जाए भी 2050, यानी 2050 ईयर्स से वो, या 1780 के आसपास भाई ये भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं। और अगर मैं इसके अलावा जैसे हमारे पास न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट यानी जो हम यूज करते हैं खाने के लिए, यानी बैलेंस डाइट उसको हम बोल सकते हैं। तो हमें बैलेंस डाइट बोलते हैं, कौन कौन से बैलेंस डाइट मिलते हैं देखिए। जैसे अगर मैं मान करूं, अगर हमारी बात एनर्जी चाहिए तो बॉडी को एनर्जी, एनर्जी के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई, कि अगर मान लो बॉडी हमारे पास है या हमारी बॉडी है, उसके लिए क्या एनर्जी के लिए क्या होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। इसी तरीके से बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारे स्किन और ब्लड को मेंटेन करने के लिए जिसकी जरूरत है क्या बोलते हैं, प्रोटीन। और इसी तरीके से मान लो हमारे फैट्स, सॉरी न्यूट्रिएंट में क्या होते हैं, फैट्स, है ना। और क्या होते हैं, विटामिन, है ना। और अगर मैं बात कर लूं मिनरल्स, और अगर मैं बात करूं मिनरल्स के अलावा क्या होता है वही एंजाइम, और क्या होता है दैट इज क्लियर। ये सब हमारे काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स की बात कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन। अगर इसमें देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैं बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, हंस पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए ऐसा काम करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज द एनर्जी। अगर ये एनर्जी हमारे पास है तो वह किसकी हो जाती है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरीके से ये क्या है, प्रोटीन है, यानी हमारी ब्लड और स्किन को मेंटेन करता है, जहां पे हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए रिस्पांसिबल होती है कौन, दैट इज द प्रोटीन। इसी तरीके से फैट्स, फैट्स भी हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज एनर्जी का फंक्शन करती है, जो कंप्लीटली क्या रिस्पांसिबल होती है किसके लिए, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए। विटामिन जो हमारी डिफिशियंसी, यानी डिफिशियंसी को कंप्लीट करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो डिफिशियंसी रहती है जिस चीज की है विटामिन में, तो उसको मेंटेन करते हैं क्या, दैट इज द विटामिन, मिनरल और एंजाइम, दैट इज एसिड। ये सारे क्या होते हैं, दिस इज द न्यूट्रिएंट। अब ये समस्या आ गई भाई, ये सारे अगर देखा जाए तो ये सब चीज कहाँ हम इसके लिए मिलते हैं, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मिलते हैं। किसके लिए मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मिलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर बात जितनी चीजें हैं, यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब किसके लिए रिक्वायरमेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो अगर हमें जिंदा रहना है तो जिंदा होने के लिए हमें क्या चाहिए, सीधी सी बात है, दैट इज अगर मैं बात करूं हमें जिंदा रहना है तो बेनिफिट से जिंदा रहने के लिए मैं बोल सकता हूँ भाई दैट इज लिविंग थिंग्स। अगर इस बात में हमारे पास दो तरह की लिविंग थिंग्स हो सकती हैं। अगर पहले की बात करूं दैट इज फर्स्ट प्लांट्स, और दूसरा हमारे क्या हो सकता है, एनिमल्स। क्लियर। तो प्लांट्स और एनिमल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड एंजाइम। क्लियर। तो इस तरीके से ये चीज समझ में आया कि अगर जीवन में दो चीज है, प्लांट एज वेल एज एनिमल, तो इनको जिंदा रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन, यानी इतनी सारी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। चलो इधर थोड़ी सोचते हैं कि अगर ये रिक्वायरमेंट होती है तो ये कैसे फुलफिल होती है और ये कहां से आती है, ये सबसे बड़ी बात हम जाना। ठीक है, चलो देखो एक बात समझ में आ रही है। देखो जितने भी ये लिविंग थिंग्स है, यानी कि जो प्लांट्स है और जो पहले के एनिमल्स हैं, इनको जिंदा रहने के लिए जिस कंपाउंड की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारे कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक। इनका नाम क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। दैट इज अभी तक हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे और बेसिक के बाद में तो सीधे सीधे अपने टॉपिक पर फोकस करेंगे कि ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वर्जित हुआ, मतलब कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में समझने का हमने समझने का प्रयास किया। तो समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज
ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यूं कह लें कि ये कहां से मिलते हैं, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहां से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे जैसे हमने किया क्या क्या होता है, प्लांट्स होता है और क्या होता है, एनिमल होता है। क्लियर। तो ये प्लांट एज वेल एज एनिमल, यानी कि एक मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है किससे बनता है, वो लोग प्लांट्स एज वेल एज एनिमल से बनता है। ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब ये बात समझ में आने लगा कि भाई अगर ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता कैसे है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। और इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने के लिए हमें दो तरह की थ्योरी पढ़नी पड़ती, ठीक है ना। तभी हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मिला और किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, चलो पहली बात समझते हैं। देखो दैट इज द फर्स्ट कि एंशिएंट थ्योरी, एंशिएंट थ्योरी के रिगार्डिंग क्या था, और दैट इज सेकंड इज मॉडर्न थ्योरी के रिगार्डिंग, यानी एंशिएंट थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी के रिगार्डिंग समझ पाएंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड की इवोल्यूशन। क्लियर। चलो इसमें देखो कुछ थ्योरी है जिन्होंने ये बताया। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि भाई 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, लोगों का ये मानना था देयर वाज a condition that only the organic compounds are formed by the living organism. Clear? But not by the artificial. अब ये जहां से समझते हैं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यानी 19th सेंचुरी के आसपास लोगों का ये मानना था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किससे होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है। किससे होता है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है। और ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये केवल और केवल किससे बन सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन सकते हैं। इसके अलावा किससे नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बात हम इसको आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हैं। जैसे मैं इसको लैब में बनाना चाहूँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में नहीं बना सकते। ठीक है ना। तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट, थोड़ा सा इसमें हम लोग शुरू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बस 2 सेकेंड। चलो तो एंशिएंट टाइम पर वही 19th सेंचुरी के आसपास वही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो केवल वहां से सकता है फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट बाय द आर्टिफिशियल। ठीक है ना। उस टाइम पे एक साइंटिस्ट, चलो हम लोग बात करते हैं, देयर वाज अ साइंटिस्ट हु वाज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। हु इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। देखो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट का नाम क्या है भाई, वर्जीनियस। ठीक है। नियर अबाउट अगर मैं बात करूं, उन्होंने एक थ्योरी दिया और थ्योरी का नाम था क्या, दैट इज द वाइटल फोर्स थ्योरी, द वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है ना। इस वाइटल फोर्स थ्योरी को अगर मैं बात करते हैं, ये तो डिस्कवर हुई थी, दैट इज द 1815 के आसपास। और दूसरी बात कर रहे हैं कि 1815 के आसपास डिस्कवर हुई थी। और ये जो डिस्कवर किया भाई
डिस्कवर्ड बाय बर्जीलियस बर्जीलियस एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। और इस वाइटल फोर्स थ्योरी के कारण क्या था भाई, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक, देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म all the living organisms are formed by the mysterious force called vital force, ठीक है। इनका मानना था कि all the organisms are formed by the mysterious force that is known as vital force। क्लियर? तो यहां से इतना समझ लो, थोड़ा सा मैं इसको यहां से क्लियर कर देता हूं और थोड़ी सा जगह मिल जाए फॉर आर हाल। इन्होंने कहा भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक मिस्टीरियस फोर्स से बना होता है, और इस मिस्टीरियस फोर्स को क्या बोला गया, दैट इज वाइटल। इसका मतलब ये है अगर हमें ये पता है, देखो अगर ये पता हो गया, सॉरी ठीक है, चलो अगर मैं मान लो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बना होते हैं बताओ, दैट इज मिस्टीरियस फोर्स। और इस फोर्स को क्या नाम दिया गया बताओ, दैट इज वाइटल फोर्स। तो इसका मिस्टीरियस यानी बनाते हैं मिस्टीरियस फोर्स के, और ये मिस्टीरियस फोर्स क्या होगा, वाइटल फोर्स। और अगर मैं बात करूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको जीने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो किसका बना होगा, दैट इज वाइटल फोर्स का बना। ठीक है, तो इसका हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होंगे बोलो, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो किसका होगा, दैट इज वाइटल फोर्स। अगर वो वाइटल फोर्स से बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर वाइटल फोर्स से बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो सीधी सी बात है कि भाई जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई आपके पास ये नहीं बताओ, obtained from living organisms, not by the artificial, क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी कंपाउंड होते हैं वह लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, और इनको हम कभी भी लैब में नहीं बना सकते, ऐसा मानना है किसका, दैट इज बर्जीलियस का। और एक अपनी बात है दैट इज 19वीं सेंचुरी के आसपास है, और एक कब बात हुई थी 1815 के आसपास। क्लियर। तो अब यहाँ देखो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके बारे में जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया, इसीलिए जो ये कंसेप्ट उन्होंने बताया भाई कौन, दैट इज बर्जीलियस ने। तो बर्जीलियस के इस कंसेप्ट को आगे चल करके क्या नाम बोला गया, इन्होंने कंसेप्ट को क्या बोला, दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोला, वाइटल फोर्स। समझ गए? तो मुझे लगता है ये बात अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि 19वीं सेंचुरी के आसपास लोगों का ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी बनाया जा सकता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ बनते हैं बताओ, कहाँ से मिलते हैं,
लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह किसके बने होते हैं? मिस्टीरियस फोर्स के बने होते हैं। और इसी मिस्टीरियस फोर्स को नाम क्या दिया गया? दैट इज वाइटल फोर्स। क्या नाम दिया गया? वाइटल फोर्स। मैंने इसको थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू बताया है। अगर आप जहाँ पे नहीं कंफ्यूज होते हैं इस चीज को अच्छे समझ लेते हैं। भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म से किसके बने होते हैं? मिस्टीरियस फोर्स के। और इस मिस्टीरियस फोर्स का नाम क्या? वाइटल फोर्स। अरे भाई, ये मिस्टीरियस फोर्स एंड वाइटल फोर्स की बात अगर कर लेंगे तो कुछ नहीं है। जैसे हमारी बॉडी है, हमें जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी में क्या हमारे आत्मा है, परमात्मा है, क्या है। तो उसी चीज को जो आत्मा परमात्मा की बात की गई है, तो ये जो होता है यही वाइटल फोर्स है। वही यही वाइटल फोर्स है। तो ये वाइटल फोर्स इस वाइटल फोर्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी किससे बने हुए होंगे? मिस्टीरियस फोर्स से बने होंगे। और इस मिस्टीरियस फोर्स ऐसा कंपाउंड को ऑब्टेन हम कहां से कर सकते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट बाय द आर्टिफिशियल। ठीक है ना? और इस पूरे कंसेप्ट पर जो एक्सप्लेन किया गया वाइटल फोर्स के थ्रू, तो इसलिए इस वाइटल फोर्स के थ्रू दिए गए कंसेप्ट का नाम क्या रखा गया? दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। क्लियर? और इस वाइटल फोर्स थ्योरी को कौन एक्सप्लेन किया? दैट इज द बर्जेलियस किया। क्लियर? मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमने ये बात करने वाले हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे चल करके ये देखा गया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये जो बात बर्जेलियस जी ने बताई है कि आदमी कंपाउंड केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जा सकता है, ना कि आर्टिफिशियली। तो इसको आगे चल करके इसकी कुछ लिमिटेशन हुई, और जो लिमिटेशन थी उस लिमिटेशन ये प्रूव कर दिया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया जा सकता है। तो चलो उस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। ठीक है ना? तो चलो मिटाते हैं इसको, अपने टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट थ्योरी जो आई किसके थ्रू आई? देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट को कौन एक्सप्लेन किया? एक साइंटिस्ट। थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग बात देखो। सेकंड कंसेप्ट जो हमारा आया, ठीक है ना, किसके द्वारा था ये? लगभग बात है दैट इज 1828 के आसपास। 1828 के आसपास 1828 के आसपास एक साइंटिस्ट थे दैट इज एफ वेलर्स। एफ वेलर्स साहब ने इन्होंने बताया कि देखो, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि अगर मान लो हमारे पास, देखो इन्होंने क्या करके बताया कि अगर मान लो मेरे पास क्या अमोनियम क्लोराइड है, अगर मैं बात करूं दैट इज NH4Cl, और अमोनियम क्लोराइड को इसके साथ रिएक्ट करा दिया है पोटेशियम साइनेट दैट इज CnO, KCnO, है ना। अगर पोटेशियम साइनेट को रिएक्ट कराते हैं, इसके मिक्सचर को लिया जाए तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव किसके पास जाना चाहेगा? पॉजिटिव पास। पॉजिटिव किसके पास जाना चाहेगा? नेगेटिव के पास। तो यहाँ से कंपाउंड को बना, जिस कंपाउंड का नाम है दैट इज, देखो, KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस इधर क्या होगा? NH4CnO। ठीक है? इसका मतलब यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, जो डिस्प्लेसमेंट पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ये इसको आयन एक्सचेंज रिएक्शन बोल सकते हैं। तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन से ये चीज आप पढ़ी क्या? KCl और ये क्या किया? दैट इज अमोनियम साइनेट। इसका नाम क्या है? अमोनियम साइनेट। अभी जो अमोनियम साइनेट बना, इस अमोनियम साइनेट को यानी जो मिक्सचर है अमोनियम साइनेट का, इसी अमोनियम साइनेट को हीट किया और इसमें रिएक्शन हुआ दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन की वजह से एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम क्या है? NH2CO NH2। ये जो कंपाउंड बना, यह इसका नाम
क्या है, दैट इज यूरिया। क्या नाम है, यूरिया। और अगर ये यूरिया आया तो यूरिया का इसकी प्रॉपर्टी को जब मेजर किया गया तो जो एनिमल की यूरिन से यूरिया निकलती है उससे ये मैच कर रही है ना, यानी सारी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी, जो एनिमल की यूरिन से जो एनिमल के यूरिन से यूरिया निकलती है उससे ये सारी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। इसलिए इस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी मैच करने की वजह से ये पाया गया कि ये ऐसा कंपाउंड है दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ से ये बात समझ में आ गया कि सबसे पहले कंपाउंड कौन बना लैब में, बताओ, दैट इज यूरिया। कौन बना, यूरिया। और यूरिया का केमिकल फार्मूला देखा गया तो मिला NH2CO NH2, क्लियर, NH2CO NH2। तो इस रिएक्शन के थ्रू सबसे पहली बार लैब में वेलर ने ये चीज प्रूव कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया जा सकता है। और इस तरीके से वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई, क्लियर। तो आगे चल करके और भी कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, मैं इसको नहीं रखता हूँ। चलो नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में देखते हैं। चलो अब ये चीज समझ में आ गया भाई 1820 यानी कि 1828 के आसपास। अब यहाँ देखो 18 जो थर्ड कंपाउंड लैब में क्या बना, देखो थर्ड कंपाउंड लैब में बना एसिटिक एसिड। क्या बना, एसिटिक एसिड। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है भाई CH3COOH, ठीक है ना। अब देखो एसिटिक एसिड, इसके बारे में देखो ये कब डिस्कवर हुई, दैट इज 18, मतलब ये जो लाइन बनाया गया कब बनाया गया 1845, यानी 1845 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हर्मन कोलबे। हर्मन कोलबे साहब ने ये चीज बनाया कि भाई लैब में एसिडिक एसिड भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो इन्होंने क्या किया भाई, लैब में क्या इन्होंने, और सबसे पहले उन्होंने क्या किया 2 मोल कार्बन प्लस 2 मोल हाइड्रोजन, नहीं ठीक है, 2 मोल कार्बन लिया और H2 मॉलिक्यूल के साथ इन्होंने क्या किया इलेक्ट्रिक आर्क में हीट किया। और जैसे हीट किया ये कंपाउंड किसमें बदल गया, देखो HC≡CH, क्लियर। इसका मतलब क्या बन गया, एथीन, क्या बन गया इथाइन, क्या बन गया इथाइन। और इथाइन की रिएक्शन जो है किसकी प्रेजेंस में कराया इन्होंने कि HgSO4 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में कराया है। तो ये कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गया CH3CH3, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और इस एल्डिहाइड का इन्होंने क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया, और जैसे ही ऑक्सीडेशन कराया ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो गया COOH, ठीक है ना, COOH। तो इस तरीके से सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन मिला लाइफ में, दैट इज द एसिटिक एसिड, ठीक है। तो पहला कंपाउंड कौन बना, यूरिया। सेकेंड कंपाउंड कौन बन गया, बोलो, एसिटिक एसिड, जिसको कौन डिस्कवर किया, हर्मन कोलबे ने। कब किया था, दैट इज 1845, ठीक है। चलो थर्ड कंपाउंड की बात करते हैं, इसको मिटाता हूं, थर्ड कंपाउंड की बात करता हूं। थर्ड कंपाउंड कौन सा होना लाइन देख लीजिए। अगर थर्ड कंपाउंड की बात करें तो जो थर्ड कंपाउंड था वह क्या था, मीथेन, दैट इज मीथेन, ठीक है। देखो मीथेन के डिस्कवरी का मतलब लैब में डिस्कवरी हुई, दैट इज 1858, यानी 1858 के आसपास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्थेलस। क्या नाम था, बर्थेलस साहब ने क्या किया कि भाई कार्बन को 2 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया है तो इन्हें क्या मिला, दैट इज CH4। क्या मिल गया, CH4। ये
एक गैस था, इसका नाम है मीथेन गैस। ठीक है, क्या नाम इसका? मीथेन गैस। अच्छा, ये मीथेन गैस कहाँ मिलती है? जनरली कोल माइन। और कैसे मिलती है? इसमें एक बैक्टीरिया होता है, इसका नाम है मेथनोमोनास। मेथनोमोनास, ठीक है। इस मेथनोमोनास मेथनोमोनास बैक्टीरिया है, कहाँ पाई है? कोल माइन में, यानी बहुत कोल मतलब कोयले की खदान में होती है। और उन कोयले की खदान में होने की वजह से जो एयर रिलीज करती है वह एयर निकलती है, दैट इज मीथेन गैस। ठीक है, तो ये बना कौन सा? मीथेन गैस बना। इसका मतलब इस तरीके से सबको पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब लैब में भी बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वह क्या हो गई? गलत हो गई। और अब हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। चलो, तो अब मैं बात कर लेता हूँ भाई सेकेंड। देखो, अब यहाँ से एक समझ में आ रहा लोगों को कि चाहे वह यूरिया हो, देखो चाहे वह यूरिया हो, NH2 CO NH2, या फिर चाहे वह क्या हो कि एसिटिक एसिड हो, या फिर चाहे वह क्या हो CH4। ठीक है ना, ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लाइफ में बने। इसमें बेसिक जो बात थी, बेसिक ये बात थी कि ऑल द कंपाउंड्स ऑल द कंपाउंड्स आर ऑफ कार्बन, है ना? ये कंपाउंड किसकी वजह से बने थे? कार्बन की वजह से बने थे। ठीक है, और इस तरीके से आगे चल करके इन कार्बन वजह से, इस कार्बन की रीजन से कार्बन की वजह से कंपाउंड बनने लगे। वे कंपाउंड में स्पेशली क्या देखा गया कि भाई कार्बन एंड हाइड्रोजन प्लस हेटेरो एटम। क्या दिखाया गया? कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेटेरो एटम से बात करेंगे जनरली। इसमें क्या मिल सकता है? नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ फास्फोरस, दैट इज H2। क्लियर? ये हेटेरो एटम्स, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो हमारे मॉडर्न कंसेप्ट आया, सेकंड हमारा कंसेप्ट क्या था? मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न